तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के NCERT कोर्स के साइंस के लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके इक्वेशंस कैसे होंगे, यानी उसके हम समीकरण कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये होता है, ये इस तरह की क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एक या ज़्यादा चीज़ें नई चीज़ें बनाती है, नए सब्सटेंसेस बनाती है। एंड इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फिज़िकल मेथड। और जो फिज़िकल मेथड होती है, हम उससे जो दोबारा जो पहले के सब्सटेंस थे वो हमको वापस नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कौन सी फिज़िकल मेथड है जिसके वजह से हम जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उससे पुराने वाले सब्सटेंस नहीं पा सकते। तो वो है मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके थे कि कुछ फिज़िकल मेथड होती है, उससे हम जो भी मिक्सचर होता है उसमें से सब्सटेंसेस अलग कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो नए सब्सटेंसेस बने हैं, तो हम इन फिज़िकल मेथड्स का इस्तेमाल करके वापस से जो पहले के सब्सटेंसेस थे वो हमको नहीं मिल सकते। अब जो अलग से क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे मालूम हो कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें होता ये है कि चेंज इन स्टेट, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं उनका स्टेट बदल सकता है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, आप समझना इसको। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। अब दोनों जब मिल जाते हैं तब बनता है पानी। आप सबको ये मालूम होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थी, लेकिन जो पानी बना वो लिक्विड है। तो ये बताता है चेंज इन स्टेट को। दूसरा है चेंज इन कलर। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होता है उसके कलर में भी चेंज आता है। थर्ड इज़ चेंज इन टेम्परेचर। तो जो सब्सटेंस है उसके जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ सकता है केमिकल रिएक्शन के वजह से। और दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जो गैस होती है वो इसमें उत्पन्न होती है, वो बनती है केमिकल रिएक्शन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी होगी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खुराक है उसका पचना, हम जो भी खाते हैं वो हमको पच जाता है। तो ये है एक केमिकल रिएक्शन। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना। सांस लेने का मतलब है हमारे सेल्स में, हमारे जो कोश हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हमको एज अ प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस के तौर पे मिलती है। तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेना एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको पानी वाली जगहों पे रखते हैं तो उस पर जंग लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का जमना, दही बनना एक केमिकल रिएक्शन है। और हाँ, वो रिवर्सिबल नहीं है, उसको हम वापस दूध नहीं बना सकते, वो हमेशा दही का दही रहेगा, या तो हम उससे कुछ और बना सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन होती है हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो सब्सटेंस है
जो बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो चीज़ें बनती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम ज़्यादा समझ सकते हैं इसको। वैसे ही हम समझ ही चुके हैं, ये बहुत ही आसान चीज़ है। एग्जांपल है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये होता है कि जब मैग्नीशियम की रिबन यानी मैग्नीशियम की कोई पट्टी होती है, अगर हम उसको जलाते हैं हवा में, ये एक बात है, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम हवा में जलाते हैं तो उसका सीधा ही रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। अगर हम किसी भी चीज़ को हवा में जलाते हैं तो उसका सीधा ही रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ओके, तो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो उसकी भी डेफिनेशन है हमारे पास। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन जो भी होता है उसको हम दर्शा सकते हैं, उसको हम बयां कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के साथ। यानी केमिकल इक्वेशन हमको बता सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज़ involves uses of symbols of substances of reactants and products, यानी कि it is involves uses of symbols and substances of reactant and product। जो product होता है और जो reactant होता है उसके जो भी सिंबल होते हैं, सिंबल यानी हम उसको, जैसे हम उसका साइन देते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन का साइन देते हैं कैपिटल O, हाइड्रोजन का साइन देते हैं कैपिटल H, तो ये होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल। विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसके साथ साथ उनके जो फिजिकल स्टेट हैं, यानी कि वो सॉलिड हैं तो हम S, लिक्विड हैं तो L, गैस है तो G, और एक्वियस है तो हम उसमें AQ स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो पहले ही हमारे पास जो हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन वाला, वही एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिवन अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने जब जलाया था तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो ये हुआ इसका इक्वेशन 2Mg + O2। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड है तो हमने S लिखा ब्रैकेट में, ऑक्सीजन गैस है तो हमने G लिखा स्मॉल। अब ये दोनों मिल के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो होता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा S। ओके, जो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। यानी एग्जाम में हमको एक इक्वेशन दिया होगा और हमको उसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे, दोनों ही साइड पे जो सब्सटेंसेस हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2, यानी कि Fe यानी आयरन, लोहा, उसका पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम पहले ही जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? Fe है, इस रिएक्शन में Fe है यानी आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। बस ये 3 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें Fe कितना है। तो Fe यहाँ पे है 1, अगर कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है 1। H है 2, देख सकते हैं हम, और ऑक्सीजन है 1। अब हम प्रोडक्ट के साइड पे गिनते हैं कि कौन कितना है। तो Fe देखो यहाँ पे है 3, Fe3 है तो यहाँ पे हमने लिखा 3। फिर हाइड्रोजन है 2,
और कहीं पे भी हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 प्रोडक्ट साइड पे, और ऑक्सीजन है 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे O4 है। तो ये हुआ, ये Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 का टेबल के कौन कितने मात्रा में है। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक और टेबल बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं कि एलिमेंट्स में Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या कर दिया, ये साइड पे 3 Fe से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 Fe हो जाते हैं, जो हम यहाँ लिखते हैं 3 Fe। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे H2 है और H2 है, तो ये तो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है, वो हम देखते हैं बाद में। लेकिन अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो रिएक्टेंट्स के साइड पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन कर देते हैं 4। तो यहाँ पे अगर हमको ऑक्सीजन 4 करना है तो हमको 4H2O बनाना पड़ेगा। ऐसे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अभी देखो यहाँ पे हमने 4H2O कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को 4 से बढ़ा दिया, तो ये जो H2 है वो भी 4 गुना हो जाएगा, तो हमको यहाँ भी 4 गुना लिखना पड़ा, तो हमने यहाँ पे भी 4 गुना कर दिया, तो ये भी सेम हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे भी Fe3 है, यहाँ पे 4O है, यहाँ पे भी O4 है, यहाँ पे 4H2 यानी कि 8H2 है, तो यहाँ पे भी 4H2 यानी कि 8 हाइड्रोजन है। अब हमने इसमें सबकी स्टेट नहीं लिखी, यानी कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, ये हमने नहीं लिखा, तो हम वो लिख के ये इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 3Fe है, तो Fe आयरन सॉलिड होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में लिखा। पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमने लिक्विड लिखा। Fe3O4 यानी जंग वो सॉलिड होता है, तो हमने S लिखा। और हाइड्रोजन वो गैस होती है, वो वायु होती है, तो हमने G लिखा। अब ऐसा एक एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये बहुत ही आसान है। Mg प्लस O2 यानी कि मैग्नीशियम है, उसकी O2 के साथ रिएक्शन होती है तो MgO बनता है। अब आप देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे देखने को मिलता ही है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O एक ही है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे हमने 2 तो लिख दिया, अब ये 2Mg हो गया, तो यानी हमको Mg को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2Mg प्लस O2 यानी कि 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को जोड़ के हमने बना दिया 2MgO और वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे Mgb2 OB2, यहाँ भी Mg2 O2। तो ऐसे हम फिनिश करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये IMP क्वेश्चन भी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो क्यों बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है जो मास होता है, द्रव्य है, वो हमेशा एक रूप ही होना चाहिए, ना तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए ना तो कमी आनी चाहिए। तो ना कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास यानी कि कोई भी द्रव्य ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि कोई भी मैटर है, कोई भी द्रव्य है, वो ना तो हम बना सकते हैं नॉट डेस्ट्रॉयड, या तो हम उसका विनाश नहीं कर सकते, यानी हम उसको बना भी नहीं सकते और हम उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन। और दूसरा है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो जो नंबर है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in a chemical reaction should be remain same at reactant and product side। तो जो product side है और जो reactant side है वहाँ पे जो elements के नंबर होते हैं वो हमेशा एक से ही होने चाहिए।
जैसे कि हम मैथ्स में लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।